नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मणिपुर विधानसभा चुनाव के मतदान की, यूपी में थमे चुनाव प्रचार की। जानेंगे यूपी में कैसे प्रियंका ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, यूक्रेन में फंसे छात्रों की परेशानी पर राकेश टिकैत ने सरकार पर कैसे साधा निशाना। बात करेंगे बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरियों की, मोदी सरकार के खिलाफ बनते महागठबंधन की, और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में सपा सरकार की वापसी के संकेतों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महंगाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। मणिपुर में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को करोड़ों रुपए बांटे, चुनाव आयोग ने नहीं माना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर उठाया फोन टैपिंग का मामला, बोले महाराष्ट्र फोन टैपिंग पैटर्न गोवा में दोहराया जा रहा, बीजेपी करवा रही है सबका फोन टैप, मुझे अखिलेश यादव की है चिंता। दूसरे दिन ही मोहाली टेस्ट पर भारत की पकड़ हुई मजबूत श्रीलंका के खिलाफ। दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने बनाए नॉट आउट 175 रन, भारत ने 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित की पारी। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका के 108 रन पर गिरे 4 विकेट। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए आज दूसरे चरण और अंतिम चरण में 22 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 38 सीटों पर 28 फरवरी को ही वोटिंग हो चुकी है। आज के मतदान के बाद राज्य की सभी 60 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। अब सभी की नजरें 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग पर हैं। वोटिंग के बाद राज्य की सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। तो आज मणिपुर में कितना हुआ मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में आज दूसरे चरण की वोटिंग के साथ राज्य विधानसभा की सभी 60 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। दूसरे चरण में 22 सीटों पर 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। राज्य के कई मतदान केंद्र दूर दराज के क्षेत्र में हैं। ऐसे में अंतिम आंकड़ों में मतदान का प्रतिशत 80 के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मणिपुर के 6 जिलों में आज वोटिंग कराई गई थी, जिसमें उखरूल, चंडेल, जिरीबाम, तोमलोंग, थाउबाल, सेनपति शामिल है। इनमें से सेनपति जिले में सबसे ज्यादा 82% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि तोमलोंग में सबसे कम 65% मतदान हुआ है। उखरूल में 76%, चंडेल में 78%, जिरीबाम और थोउबाल में 75% से अधिक वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान कई स्थानों पर हिंसा की भी खबर है। थोउबाल सीट से चुनाव लड़ रहे ओकराम इवोबी सिंह ने कहा कि वोटिंग के दौरान कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तोमलोंग विधानसभा सीट पर ईवीएम हैकिंग का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर ईवीएम को हैक करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पोलिंग दल ने ईवीएम को एयरलिफ्ट करवाने की मांग भी की। सेनपति जिले में मतदाताओं को लेकर जा रही एक बस को निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति के जान जाने की खबर भी है। वोटिंग के बाद कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया गया है। दूसरे चरण की 22 सीटों पर 92 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई उसमें बीजेपी के 22, कांग्रेस के 18, एनपीपी के 11, एनपीएफ के 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। मणिपुर में वोटिंग के साथ ही 5 में से 4 राज्यों की वोटिंग पूरी हो गई है। यूपी में भी चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। यूपी की 403 में से 349 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और बची हुई 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। तो अंतिम दिन किस दल ने कहां दिखाई ताकत, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आखिरी चरण यानी 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। 7वें चरण में 2,05,51,521 मतदाता हैं। इनमें 1,09,01,009 पुरुष और 96,49,495 महिला और 1,017 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं, जो 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7 मार्च को करेंगे। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में होनी है, जिसके चलते पूर्वांचल की इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनावी प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन में अपने ही गढ़ यानी आजमगढ़ से हुंकार भरते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने काशी में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की ओर से लगाई गई भगवा टोपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं? टोपी लाल सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग की पहनी है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं, ये लोग कोई रंग बदलने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है।
आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज सपा में शामिल हो गए। अब सपा गठबंधन की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अखिलेश यादव जहां अपने गढ़ से अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से वोट की अपील कर रहे हैं। अपने कामों का बखान और विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि यहीं से 2014 का डंका बजल रहल, ये इस चुनाव की आखिरी सभा है। इस सदी में कई चुनौतियां रही हैं, सरकार उन सभी चुनौतियों से बेहतर तरीके से लड़ रही है। घोर परिवारवादी ने देश हित में नहीं अपने हित में काम किया है, लेकिन हमने देश के हित में काम किया है। हमारे ये जो विरोधी लोग हैं, उनसे कभी आपने एक बार भी सुना कि अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो, अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करो, देश में बनी चीजों को बढ़ावा दो? अगर ये आपके मित्र होते तो ये आपकी बनी चीजों को बेचने के लिए बोलते कि नहीं? इतना ही नहीं, मोदी ने अपनी रैली में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कहा कि मैंने कल जो दृश्य बनारस में देखा, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है, इससे बड़ी पूंजी क्या होती है। लेकिन अब ये तो 7 मार्च को ही पता चलेगा कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ कितने वोटों में तब्दील होती है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी ताकत दिखाई। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे, तो अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में। चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं रही। पार्टी के प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी ने उठा रखा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कुछ बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में अब आखिरी चरण के मतदान के लिए धूम मची हुई है। 7 मार्च को मतदान होने के बाद सभी को इंतजार होगा 10 मार्च का, क्योंकि उस दिन साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर जताया है भरोसा। ऐसे में सभी दलों की धड़कनें तेज हैं और सभी चुनाव के इस अंतिम पड़ाव में जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की आस के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिम्मा संभाले हुए हैं और आज गाजीपुर जिले में जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और खासकर किसानों के हक की बात की। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरते हुए नोटबंदी का भी जिक्र किया। प्रियंका ने कहा, इनकी नीति क्या है? इनकी नीति यही है कि ये आपको गरीब रखेंगे, नोटबंदी और जीएसटी लाए, आपको लाइन में लगा दिया, आपका व्यापार नष्ट हो गया, लेकिन कोई काला धन नहीं आया। लॉकडाउन में बड़े उद्योगपति फलते फूलते रहे, लेकिन आपका सब नष्ट हो गया। किसानों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, किसान मेहनत करता है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में गेहूं धान का 2500 रुपए मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 1200 मिलता है। किसान के लिए ये जितनी नीतियां लाए, किसानों का सिर्फ नुकसान हुआ। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार देने वाले जितने संस्थान बनाए थे, बीजेपी की सरकार ने सब अपने मित्रों को बेच डाला, बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच डाली, तो रोजगार कहां से देंगे? जो सरकार देश के नौजवानों को रोजगार नहीं देती, वो अपने को राष्ट्रवादी नहीं कह सकती। कांग्रेस ने बड़े बड़े संस्थान बनाए जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने मित्रों को सब बेच दिया। प्रियंका के आरोप पर बीजेपी की ओर से शायद ही जवाब आए, क्योंकि बीजेपी को जवाब की नहीं, प्रचार की चिंता है। इस समय पूरा देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी की चिंता कर रहा है। सरकार ने इसके लिए अभियान भी शुरू किया है, लेकिन सरकार की चिंता छात्रों को वापस लाने से ज्यादा अपने प्रचार की है। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सवाल उठाए हैं। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए किसान नेता राकेश टिकैत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब राकेश टिकैत ने यूक्रेन रूस में चल रहे विवाद पर भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बता दें कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। छात्रों की तरफ से लगातार उन्हें निकालने की गुहार लगाई जा रही है। ऑपरेशन गंगा के जरिए छात्रों को वापस लाया जा रहा है और सरकार इसका क्रेडिट लेने में जुटी हुई है। अब इसी बीच फंसे हुए छात्रों के लिए चिंता जाहिर करते हुए किसान नेता ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया है। राकेश टिकैत ने कहा कि छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। वो बच्चे बगल के बॉर्डर यानी यूक्रेन के नजदीकी बॉर्डर पर सुरक्षित आ जाते हैं और एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। उनसे सरकार नारा लगवाती है, फोटो खिंचवाती है। मोदी कोई देश का भगवान थोड़ी है जो नारा लगवाते हैं। ये वहां पर भी वोट तलाश रहे हैं कि आखिरी चरण के चुनाव बचे हैं, कुछ ना कुछ वोट मिल जाए। आपको बता दें, टिकैत के इस बयान से पहले यूक्रेन से वतन वापसी करने वाले कुछ छात्रों ने भी मोदी सरकार की किरकिरी की थी कि सरकार तारीफें लूटने की कोशिश ना करे, वो लोग अपने प्रयास से मुल्क आ पाए हैं। इतना ही नहीं, बच्चों ने मोदी जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगाए थे। ऐसे में अब टिकैत के इस बयान ने भी मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
बीजेपी की प्रचार नीति से विपक्षी दल और किसान संगठन ही परेशान नहीं है, उसके सहयोगी भी इससे परेशान हैं। इसके साथ ही बीजेपी के सहयोगियों को एक और मामले में उससे सतर्क रहना होता है, वो है बीजेपी की रणनीति। दरअसल बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर कर खुद तेजी से मजबूत होती है, लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी को उसी की रणनीति से जेडीयू ने बड़ा झटका दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में एनडीए के सहयोगी दल आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी के सामने जेडीयू चुनौती पेश कर रही है, तो यूपी में वीआईपी और जेडीयू ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। बीजेपी की ओर से सफाई दी जा रही है कि उसका गठबंधन जेडीयू और वीआईपी से बिहार में है, दूसरे राज्यों में नहीं। लेकिन अब बिहार में भी बीजेपी के सहयोगी उसे झटका दे रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी के अलावा जेडीयू, वीआईपी और हम शामिल हैं। लेकिन राज्य की एनडीए सरकार में कुछ भी सही नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता अपनी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो जेडीयू ने इसका करारा जवाब बीजेपी को दिया है। बीजेपी के कई नेताओं को जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के कई नेताओं ने जेडीयू का दामन थामा है। लखीसराय के बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष गोपाल कुमार समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेडीयू का दामन थामा है। बीजेपी नेताओं के जेडीयू ज्वाइन करने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। यहाँ पर सिर्फ बड़े कार्यकर्ताओं का ही नहीं, छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाता है। जेडीयू के इस कदम को देखकर कहा जा सकता है कि अब बीजेपी पर उसकी सहयोगी पार्टी भारी पड़ गई है, क्योंकि अभी तक बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को कमजोर किया करती थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने बीजेपी में ही टूट करके उसे कमजोर कर दिया है। जेडीयू के इस कदम को उसका बदला या फिर नहले पर दहला भी कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायक को तोड़कर उसे कमजोर किया था। उस समय तो जेडीयू की ओर से सिर्फ बयानबाजी ही हुई थी, लेकिन अब जेडीयू ने बीजेपी से बदला लिया है और पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया है। बीजेपी में ही जेडीयू की ये सेंधमारी बहुत कुछ संकेत दे रही है। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे बीजेपी के सहयोगी भी मान रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में कमजोर हो रही है। ऐसे में केंद्र के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता की कोशिश भी शुरू हो गई, जिससे 2024 में बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता भी छीन ली जाए। इसके लिए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने काम करना भी शुरू कर दिया है। देश में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई। मिशन बीजेपी पर निकले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केसीआर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने शहीद सैनिक कुंदन कुमार ओझा की पत्नी नम्रता कुमारी और शहीद गणेश के परिवार को 10 लाख रुपए के चेक सौंपे। सोरेन से मुलाकात के बाद तेलंगाना सीएम ने तीसरे मोर्चे पर बात करते हुए कहा कि देश को एक नई दिशा देने के लिए, कुछ नया करने की कोशिश करने की योजना बनाने के लिए वो कई नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। देश आजादी के 75 साल बाद भी विकास के मामले में जो हासिल कर सकता था, उसे हासिल करने में विफल रहा है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए, जिसकी एक शुरुआत की गई है। चर्चाएं चल रही हैं, तो ये भाजपा विरोधी, कांग्रेस विरोधी या किसी और का विरोधी नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई कह रहा है कि ये तीसरा मोर्चा है, तो कोई चौथा मोर्चा कह रहा है। अभी तक कोई मोर्चा नहीं बना है। ये क्या आकार लेगा, हमें बाद में पता चलेगा। केसीआर के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि देश में जल्द ही एक नया मोर्चा बनने जा रहा है। आपको बता दें कि केसीआर पिछले कई दिनों से कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। झारखंड दौरा से केसीआर ने पिछले कुछ हफ्तों में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित गैर बीजेपी दलों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। वो हाल ही किसान नेता राकेश टिकैत से भी मिले थे। कयास लगाया जा रहा है कि केसीआर ने अपनी मुहिम को इसलिए तेज कर दिया है क्योंकि वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को तीसरे मोर्चे की तरफ से पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में बदलती राजनीतिक हवा की। कहते हैं कि चुनावी नतीजों से पहले बदलता लोगों का मिजाज और अफसरशाही की चाल इशारा कर देते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। उत्तर प्रदेश में भी 10 मार्च को घोषित होने वाले नतीजों से पहले ही नौकरशाहों के बदलते अंदाज से अनुमान लगाया जा रहा है कि यूपी के दिल में अब की बार अखिलेश का राज होने वाला है। ये इशारा योगी सरकार की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि अयोध्या में बोर्ड के रंग बदलने के साथ साथ अब तो अखिलेश और मुलायम के पुराने बंगले का रंग रोगन भी शुरू हो गया है। जिस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर टोंटी चोरी का आरोप लगा, जिसे बंगले को लेकर मुलायम सिंह सीएम योगी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे थे, उनसे गुहार तक लगाई थी,
जिस बंगले पर सियासी बवाल मचा था, 3.5 साल बाद एक बार फिर उसी बंगले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। साथ ही योगी सरकार की धड़कनों को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि चुनावी नतीजों से पहले ही योगी सरकार के करीबी अफसर अखिलेश के पुराने बंगले की मरम्मत करवाने में जुट गए हैं। विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश और मुलायम के बंगले की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू हो गया है। चुनावी नतीजों से पहले 3 साल 8 महीने से बंद पड़े दोनों बंगलों की मरम्मत और साफ सफाई यूपी सरकार का संपत्ति विभाग करवा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य संपत्ति विभाग का प्रभार सीएम योगी के एसीएस के पास ही है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर बने 5 नंबर बंगले की दीवारों और छतों पर प्लास्टर के साथ फिटिंग भी बदली जा रही है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो रहा है, शीशे बदले गए हैं। निगम के ट्रकों को कचरा लेकर चुपके से बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 4 और 5 पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और मुलायम सिंह को आवंटित किए गए थे। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव के लिए लखनऊ के पॉश एरिया विक्रमादित्य मार्ग पर 60,000 वर्ग फुट का आलीशान बंगला तैयार कराया गया। अखिलेश अपने पिता का घर छोड़ इस बंगले में अपने परिवार के साथ शिफ्ट भी हो गए थे। सूबे में सरकार बदली तो कानून भी बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जून 2018 में इन बंगलों को खाली करवा लिया गया, लेकिन ये बंगले 3 साल 8 महीने से किसी को भी आवंटित नहीं किए गए। इससे यहाँ हर तरफ झाड़ियां उगाई थी। राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने गेट बाहर से बंद कराकर अंदर ही अंदर मरम्मत और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। अधिकारी इसे लेकर सफाई देने से बच रहे हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में इन घटनाक्रम को बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये बदलाव योगी सरकार के लिए बुरी खबर भी ला सकता है। खैर, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे कि क्या सत्ता से होती है बीजेपी की सफाई, क्या अखिलेश कर पाएंगे 5 सालों की भरपाई। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।